हेलो स्टूडेंट, तो भाई कैसे भी आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई देखो, आज हम जो करने जा रहे हैं वो है भाई परसेंटेज चैप्टर की एक सीरीज को करेंगे जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो भाई अच्छे से सीरीज को करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन आपके समझ में आए। ठीक है, मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो हर एक क्वेश्चन आपके पल्ले पड़े। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको बताऊं और इधर उधर अपने हिसाब से कुछ भी करके और चला जाऊं और आपके कुछ समझ ही ना आए। और अगर मान लो आपको समझने में कोई भी दिक्कत रहती है और आपको लगता है कि भाई इस क्वेश्चन को मुझे समझने में काफी प्रॉब्लम आ रही है और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप ऐसा कीजिए कि उसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए कि भाई इस वीडियो में इस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आ रही है। तो मैं क्या करूंगा कि उसी टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे 2 4 5 10 क्वेश्चन लेकर आपकी उस जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो भाई देखो, आज हम 26 नंबर से स्टार्ट करेंगे और ये राकेश यादव सर की बुक है जिसके अंदर भाई सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी होते हैं वो सभी के क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो से जुड़ते हैं तो आपका एक बेनिफिट तो ये रहेगा कि आपको इधर उधर नहीं दौड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं दौड़ना पड़ेगा कि भाई एमटीएस का पेपर हुआ है तो उसको सोल्व करने के लिए आपको और कहीं जाना पड़े, या फिर सीएचएसएल का कोई पेपर हुआ है तो उसके क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको कहीं और जाना। आपको जो कुछ जितने भी ऐड होंगे, जितने भी क्वेश्चन ऐड होते रहेंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं उन सभी के क्वेश्चन सर डलवा देते हैं और मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन उनके अच्छे तरीके से, जितने भी अच्छा तरीका हो सकता है कि भाई आपको हर उस तरीके से आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो उस तरीके से मैं आपको करवाऊंगा। और भाई ये चैनल आपका ऐसा रहेगा जिसके ऊपर मैथ्स हमेशा, जब तक मैं हूँ, जब तक ये मैथ्स जो है इसका पूरा कोर्स भी चलेगा। और जैसे ही मैं कोर्स स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको अनाउंस कर ही दूंगा। और बाकी इसकी जितनी भी वीडियोस रहेंगी वो हमेशा ऐसे ही आती रहेंगी। और ये पूरी बुक जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन हैं अभी में इसमें, तो वो सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे। तो जो भी बच्चा इसको स्टार्ट करेगा तो उसको क्वेश्चन वाइज और उसको मतलब चैप्टर वाइज उसको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। एक एक चैप्टर में 300 400 जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो भी चलो टाइम ज्यादा ना करते हुए ज्यादा वही क्वेश्चन करते हैं। 26 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चन आए तो आप वीडियो को पॉज कर दो और अगर क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व कर पा रहे हैं तो उससे अच्छी बात कोई है नहीं। अगर आप खुद से सोल्व कर रहे हैं और विद इन टाइम, ऐसा नहीं है कि आप उसमें 10 मिनट लगा रहे हो 10 मिनट में सोल्व हो गया तो आप अच्छा मान रहे हैं, वो नहीं। अगर आप सोल्व कर पा रहे हैं तो सोल्व करते ही आप क्या कीजिए, उस वीडियो को थोड़ा सा 2x में देख लीजिए। हाँ, आपके मतलब आपके एफर्ट जो हैं वो अच्छे हैं और मेरे एफर्ट भी हैं, वो भी आप थोड़े से समझ लीजिए ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। ठीक है, और आप वीडियो को इसी तरीके से देखिए। अब देखो भाई, यहाँ पर दो संख्याएं आपको दी गई है भाई, एक 2 है और एक 3 है। ये रेशो में आपको दिया गया है। अब कहता है कि जो छोटी संख्या है उसके अंदर हम 20% में, यानी कि छोटी संख्या के 20% में हम 20 को ही ऐड कर देंगे। ठीक है, तो छोटी संख्या, अब देखो रेशो के अंदर अगर जो वैल्यू छोटी है वो वैल्यू भी वैसे भी छोटी होगी। ठीक है, अगर आप इस तरीके से समझते हैं कि भाई देखो ये रेशो है, तो ये रेशो कब होता है, यानी कि किसी फिक्स नंबर से, किसी भी एक्स वाई जेड कोई भी नंबर ऐसा होगा जो इन दोनों वैल्यूज को एक ही नंबर से यानी कि डिवाइड हो रही होंगी। तो अगर मैं इनमें सिर्फ छोटी और बड़ी देखना चाहूं तो मैं कोई भी नंबर ले सकता हूं। भाई मान लो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये आएगा 30, ये आएगा 20। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो आप देख रहे होंगे कि जिस भी नंबर की वैल्यू, यानी कि रेशो में जो वैल्यू छोटी होती है उसकी वैल्यू एक्चुअल में भी छोटी आती है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बड़ी कॉमन सी चीज है। ठीक है, तो भाई देखो अब कह रहा है कि मैं इसको x ऐसे कि किसी भी नंबर का मल्टीपल हो सकता है। अब कहते हैं कि छोटी वैल्यू जो होगी उसके 20% में, 20% की फ्रैक्शन यानी कि 1/5, कहता है इसमें 20 को ऐड कर दिया जाए। ठीक है, और कहता है कि बड़ी जो संख्या है, ठीक है, और बड़ी संख्या के 10% से, यानी कि बड़ी संख्या जो है इसके 10% से, यानी कि 1/10 से ये जो वैल्यू बनेगी ये 25 ज्यादा होगी। ठीक है, ये वैल्यू 25 ज्यादा है तो हमें इक्वल करना है, तो हम इसको 25 ज्यादा कर देंगे। ठीक है, अब इसको 25 ज्यादा हमने किया है तो अब इसको सोल्व कर लो। भाई यहाँ ये 100 बन जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 100। ठीक है, बराबर में, यानी
यानी कि बटे में 5 रह ही गए, और यहाँ पर इसको 10 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस में कितना भाई 250, और बटे में रहेगा भाई 10। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 2 बनेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 200 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा यहाँ पर देखो 3x रहेगा और प्लस में रहेगा 250। ठीक है, अब देखोगे तो ये 3x इधर आ जाएगा तो ये x बच जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, x यहाँ पर बच जाएगा, ये 200 उधर जाएगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 50 है, छोटी वैल्यू आपसे पूछी है तो 50 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। अगर बड़ी पूछता तो 50 गुना 3 यानी कि 150 हो जाता। ठीक है, और इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, ये इसी तरीके से कैलकुलेट होगा, क्योंकि आपको पता है कि वैल्यू के अंदर 10% ऐड करना है, तो सिर्फ बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो आप इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जहां जहां मेथड लगेंगे, जहां जहां जिस भी फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा वहां मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आपको इसका बेसिक सीखने को नहीं मिलेगा। मेरा मेन पर्पस यही रहता है कि हर एक क्वेश्चन बच्चे को सोल्व करना आना चाहिए, उसके बाद चाहे वो कितने भी तरीके सीख ले, कि उसका शॉर्ट तरीका सीख लिया, उससे भी शॉर्ट सीख ले, उससे भी शॉर्ट सीख ले, तो वो एक एडवांटेज हो जाती है उस बच्चे के लिए। ठीक है, अब देखो भाई 27 क्वेश्चन में कहता है कि बुक का जो प्राइस है वो 25% पहले घटा दिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि पहले 25% कम कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि उसी में 20% बढ़ा दिया जाता है, तो 20% क्या होगा, बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो फिक्स कितना होगा भाई, ये माइनस का है ये प्लस का, तो माइनस का कितना आएगा भाई 500 आएगा, बटे में कितना आएगा भाई 100 आएगा, तो 0 0 कैंसिल करो, यहाँ पर देखो भाई ये माइनस का ये माइनस का, तो ये माइनस का 35 हो जाएगा, और इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस का 30 हो जाएगा, और माइनस के 30 में से प्लस का 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई -10 आएगा। अब माइनस के 10% का मतलब क्या है कि इसमें क्या होगी, हमेशा कमी होगी। ठीक है, अगर माइनस में रिजल्ट आ रहा है तो कमी होगी, और प्लस में रिजल्ट आता है तो क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर जब भी किसी एक वस्तु के प्राइस में बढ़ रहा है और फिर घट रहा है, पहले बढ़ा दिया गया है या पहले घटा दिया गया है, तो उसको लिखते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूं, उसका क्या पर्पस रहता है। भाई देखो यहाँ पर जैसे मान लो एक वस्तु का प्राइस है भाई 10 है। ठीक है, मैं कहता हूं इसको पहले 10% बढ़ा दिया गया। ठीक है, 10% बढ़ा दिया गया, यानी कि भाई 10% इसमें क्या होगी, इंक्रीज हो गया, तो ये कितना हो गया भाई 11 हो गया। ठीक है, अब कहता हूं कि इसमें 10% की क्या कर दी गई भाई, कमी कर दी गई। ठीक है, 10% ले लो या फिर 20% ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कहता भाई 20% की इसमें कमी कर दी गई। अब 20% यानी कि भाई 11 का 1/5, 1/5 यानी कि भाई 5 दूना 10 और 5 दूना 10। ठीक है, यानी कि 2.2 की अगर इसमें कमी कर दी गई है तो इसके 2.2 की कमी में कितना आएगा भाई, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 में से 2 गया तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8.8 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि इनिशियली कितना चेंज हुआ भाई, जो वस्तु पहले 10 रुपए में थी वो अब कितने में हो गई, 8.8 में हो गई, तो कितना चेंज हुआ भाई, 1.2 पर चेंज हुआ, और कितने पर चेंज हुआ भाई, 10 पर चेंज हुआ। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितने 100 से। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे यहाँ 100 से 100, यानी कि कितने प्रतिशत का चेंज हुआ भाई, 12%, यानी कि क्या हुई इसमें, कमी हुई। ठीक है, अब इसी चीज को इतना ना करके, ठीक है भाई, इस तरीके से ना समझ के हम क्या करते हैं, इसको एक फॉर्मूले में ट्राई कर लेते हैं। फॉर्मूले में कैसे भी, मैं यहाँ पर हटा देता हूँ इसको। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला आप हमेशा रखिएगा। ठीक है भाई, मान लो कमी हुई या वृद्धि हुई x% में। ठीक है, और कमी हुई या वृद्धि हुई y% में। ठीक है, यानी कि एक ही वस्तु के जब प्राइस में ऐसी बात हो, यानी कि एक ही बुक का या कमीज का या शर्ट का या पेन का या पेंसिल का, कोई भी आपके पास वस्तु है और उसके अंदर x% की वृद्धि की गई या x% की कमी की गई, उसके बाद दोनों के मल्टीप्लाई, अगर दोनों प्लस है तो यहाँ पर प्लस में आएगा रिजल्ट, अगर दोनों माइनस में है तो भी प्लस में आएगा, और एक माइनस एक प्लस में है तो माइनस में आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आप जानते ही हैं, तो x into y अपॉन में कितना 100, तो ये आपका जो रिजल्ट है ये फाइनल बनेगा।
अगर आप चाहते हैं तो मैं उस तरीके से करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने उसमें बोला था पहले 10% की बढ़त हुई, यानी कि भाई इंक्रीज हुआ, तो पहले 10% का, फिर उसके बाद माइनस का 20% यानी कि कमी हुई उसमें, ठीक है। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस में ही यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बटे में कितना आएगा भाई, 100 आएगा। इसको कैंसिल करेंगे, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 22 हो जाएगा और ये प्लस का 10 हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा, माइनस का 12। और माइनस का 12% क्या होगा भाई, यहाँ पर कमी, ठीक है। तो समय लगा, लेकिन उम्मीद रहेगी कि आज के बाद जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा कि एक ही वस्तु के प्राइस में इंक्रीजमेंट होगी और डिक्रीजमेंट होगी, यानी कि उसी में वृद्धि होगी और उसी में कुछ भी प्राइस की कुछ भी प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, तो आप उसको इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए भी आगे बढ़ते हैं और 28 क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखो 28 क्वेश्चन में कहता है कि एक स्कूल में कुछ बच्चे हैं, यानी कि कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स। अब कहता है कि गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो कितना भाई, 4:1, ठीक है। अब कहता है कि इसमें 75% लड़के और 70% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो इसके 75% को और इसके 70% बच्चों को क्या मिल जाती है भाई, स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है। तो जिसको नहीं मिलती है उनका हमें क्या बताना है, यहाँ पर प्रतिशत बताना है। तो जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है बेसिकली, अब देखो भाई यहाँ पर 25% को मिल गई है, तो किसको नहीं मिली है, तो 25% को नहीं मिली है भाई, 75% को मिल गई है, तो किसको नहीं मिली है भाई, 100% होता है अपने आप में, तो 75 को तो मिल गई, तो कितने को नहीं मिली भाई, 25% को नहीं मिली, ठीक है। यहाँ मैं नोट लिख देता हूँ कि 25% को नहीं मिली। यहाँ आप देखेंगे तो 70% को मिल गई, लेकिन किसको नहीं मिली, वो है भाई 30% को नहीं मिली। अब बेसिकली आपको करना क्या है कि इस रेशियो को एक्चुअल वैल्यू मान लो, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई 4 का 25% कितना भाई, 1, ठीक है। अब मैं कहता हूँ भाई इसका यानी कि 1 का 30% यानी कि भाई 0.3, ठीक है। टोटल कितना भाई 5 है, और 5 में से कितने को नहीं मिली, तो दोनों को ऐड कर दिया मैंने बेसिकली, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 1.3, ठीक है। तो 1.3 को नहीं मिली, और ये इसका कितना प्रतिशत है, तो बटे 5 गुना कितना भाई 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना भाई, 26% आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जब भी ऐसी कोई क्वेश्चन हो और सिर्फ आपको प्रतिशत ही निकालना हो, वैल्यू में आपसे ना पूछा गया हो, वैल्यू में आपसे पूछ सकता था जब वो वहां पर स्कूल की या किसी बॉयज की या फिर गर्ल्स की कोई एक्चुअल वैल्यू देते कि भाई इतने लड़के हैं या इतनी लड़कियां हैं, तब आप यहाँ पर कोई वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपसे प्रतिशत में पूछा है, तो आप इन्हीं को एक्चुअल वैल्यू मान लीजिए, एक्चुअल वैल्यू मानकर आप इसको आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। आसान सा था। अब देखते हैं भाई 30 क्वेश्चन में, सॉरी 29 क्वेश्चन में, ये देखो 29 क्वेश्चन में क्या है, 29 क्वेश्चन में कहता है कि एक प्रतियोगी है, एक परीक्षा में उसे 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। यानी कि कोई भी एग्जाम के अंदर एक बच्चा पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो उसको क्या होता है भाई, कितने प्रतिशत, 20% अंक मिल जाते हैं, ठीक है। और वो फेल हो गया कितने अंकों से भी, 30 नंबरों से फेल हो गया, यानी कि अगर उसे 30 नंबर और मिल जाते वो, तो वो बच्चा क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक है। अब एक दूसरा बच्चा है जिसको 32% अंक मिल गए, ठीक है, यानी कि 32% उसे अंक मिले, लेकिन वो बच्चा फेल हो गया, एक पास हो गया कितने से, 42 नंबरों से। यानी कि अब देखो इस क्वेश्चन को समझेंगे तभी आप इसकी लैंग्वेज को पकड़ पाएंगे। कैसे भाई, कहता है कि एक बच्चे को 20% अंक मिले, लेकिन वो 30 नंबरों से फेल हो गया, यानी कि
जैसे अब आप बचपन से एग्जाम देते हुए आए हैं भाई, 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, हर एग्जाम क्लास में आपने एक एग्जाम दिया भाई। एग्जाम जो होता था उसमें 100% होता था, तो 100 में से आपके जितने नंबर होते थे, यानी कि 33 नंबर वाला आपका क्या हो जाता था, पास हो जाता था। ठीक है, तो ये बच्चा एक्चुअल में क्या हो जाता था, आपका पास हो जाता था। 33 से ज्यादा चाहे उसके कितने भी हो, 33 भी होंगे तब भी वो बच्चा पास होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ इस क्लास में भी बच्चे हैं भाई। उस क्लास में एक बच्चा है जिसने 20% अंक तो प्राप्त कर लिए, लेकिन अगर वो 30 नंबर और प्राप्त कर लेता तो वो बच्चा क्या हो जाता भाई, यहाँ पर पास हो जाता। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ कि इस बच्चे के जितने पासिंग मार्क्स, यानी कि जो लिमिट वहां पर तय की गई थी, उससे भी 42 नंबर क्या आ गए, ज्यादा आ गए। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे भाई? फिर देखो, यहां पर मैं कहता हूं कि इसके जो नंबर है वो 20% है। अब मैं कहता हूं कि इसके अगर 30 मिल जाते तो दे देते हैं, बच्चे के पास हो जाएगा। ठीक है, अब पास करना है तो भाई 30 नंबर और दे दिए भाई, ये बच्चा पास हो गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं यार, इसको मैंने 30 नंबर दे तो दिए, लेकिन मुझे कुछ वापस भी तो चाहिए, तो मैंने इसके में से कम कर लिए। अब इसके में से कम कैसे करूंगा, इसको 30% अंक मिल गए। ठीक है, अब इस 30% में से अगर मैं 42 को माइनस कर दूं, वापस ले लूं, तो इस बच्चे के सिर्फ उतने नंबर आएंगे जितने नंबर पे ये पास हो सकता है। ठीक है, एक जगह अगर दिए हैं थोड़ा सा पैसे दे दिए हैं या फिर नंबर दे दिए हैं, तो दूसरे से थोड़ा खींच लिए हैं। तो अब दोनों की जो लिमिट है, यानी कि दोनों ही कहां पर खड़े हो गए, उस लाइन पर खड़े हो गए जहां से सिर्फ पास हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये पासिंग मार्क्स पर खड़े हो गए। ठीक है, अब पासिंग मार्क्स पर है तो प्रतिशत से प्रतिशत को देखो भाई, यहां से आप क्या करो, इसको इसको इधर ले आओगे तो 10% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, सॉरी ये 32 था भाई यहाँ पे। ठीक है, 32% था, तो 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 12% की वैल्यू हो जाएगी भाई 72। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पर 6। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पर 600। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन परसेंटेज सीख रहे हो इसलिए मैं परसेंटेज से ही करवाने की कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, 100% की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 600, और 1% की वैल्यू कितनी होगी 6। तो 1% की वैल्यू 6 है, यहां रखोगे तो कितना आ जाएगा टोटल 150, यानी कि 150 नंबर क्या है, इनके पासिंग मार्क्स है। ठीक है, अब आपसे यही पूछा है कि जो पासिंग मार्क्स है वो एक्चुअल में कितने प्रतिशत है, तो यही पूछा आपसे। तो एक्चुअल में तो ये जो 150 नंबर है वो टोटल कितने हैं भाई 600, तो इसका कितने प्रतिशत है, तो आप देखेंगे 1/4 है, तो 1/4 यानी कि 25%। ठीक है, तो 1/4 यानी कि भाई 25% अंक। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका आंसर भी। देखो थोड़ा स्लो है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि हर एक क्वेश्चन आपके समझ आए। ठीक है, तो आप 2x में करके देख सकते हो, 3x में करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक क्वेश्चन को समझ के चलना। हर एक क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जो आपको आए, जब भी आप करना शुरू करें तो आपको आना जरूरी है। ठीक है, अब देखो भाई 30 के 30 क्वेश्चन में तो कहते हैं कि एक परीक्षा में 640 बॉयज है। ठीक है, वे बॉयज हैं कुछ और कुछ गर्ल्स है, तो इनकी संख्या 640 है और इनकी संख्या 360 है। ठीक है, अब कहते हैं इसमें यदि 60% लड़के और इसमें 80% लड़कियां फेल हो जाएं, सॉरी पास हो जाएं, तो फेल होने वाले छात्र जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनका प्रतिशत क्या रहेगा, तो इसमें 80% फेल पास हुए हैं, तो 20% इसमें जो है वो क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, इसमें 20% फेल हो गए, और इसमें कितने फेल हो गए भाई आपके 40% फेल हो गए। ठीक है, तो इसमें 40% फेल हो गए, तो 40% निकालो, टोटल कितना था भाई आपका 1000 था। ठीक है, अब आप इसमें से 40% निकालोगे तो 0 से 0, 0 से 0,
और 6 चौक 24 और 16 कितने हो जाएगा भाई? 240 और 16 यानी कि 256। ठीक है, यहां से इसको निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 72। तो 72 यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ 2 और यहाँ 3, यानी कि 328 आ जाएगा। ठीक है, अब 328 यानी कि ये कितना प्रतिशत है? तो 2 से 2 घटा, यहाँ पॉइंट लग गया, यानी कि 32.8%। तो 32.8% हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, आसान था। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, हर जगह पे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ऐसे याद है। अब हाँ, ऐसा कर सकते हो कि हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई, 40% है तो 2/5 लिख सकते हैं, भाई 20% है तो भाई डायरेक्ट इसको 1/5 लिख सकते हैं। तो हाँ, उससे थोड़ा सा आसान तरीके से कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई वगैरह तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब भाई 31 क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई 31 क्वेश्चन में, भाई 31 क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक परीक्षा है, ठीक है, एक एग्जाम हुआ है जिसमें 34% जो बच्चे हैं वो मैथ में फेल हैं, और 42% जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में फेल हैं। ठीक है, और 20% ऐसे बच्चे हैं जो कि दोनों में फेल हैं, यानी कि बोथ में फेल हैं। ठीक है, अब आपको वो बच्चे बताने हैं जो कि दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको वही बताने हैं तो वैसे दो गोले बनाओ। अब देखो 20% जो है वो दोनों में दोनों में फेल, तो दोनों में फेल है, तो 20% दोनों में फेल है, तो 20% ऐसे रखो। ठीक है, ये मैथ्स में है और इंग्लिश में है। ठीक है, अब देखो मैथ में कितने फेल? मैथ में फेल है 34%, तो 20 यहाँ हो गए तो 14 यहाँ होंगे। अब कहते हैं इंग्लिश में 42% बच्चे फेल हैं, तो 42 में 20 तो यहाँ है, और कितने बच गए? 22 बच गए आपके। ठीक है, अब बेसिकली इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो कि भाई यहाँ पर दिया क्या गया है कि एक एग्जाम में 34% बच्चे मैथ में फेल हुए। अब जरूरी है कि वो मैथ में ही फेल हुए हों, वो इंग्लिश में भी फेल हो सकते हैं। ठीक है, कुछ नालायक बच्चे होते हैं जो दोनों में फेल हो जाते हैं। तो दूसरे में कहता है कि 42% बच्चे ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में फेल हुए हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों में फेल हुए हैं, वो 20% है। तो आपको उन बच्चों का प्रतिशत बताना है जो कि दोनों में पास हुआ है। तो देखो फिर ये तो सभी फेल है ना, तो फेल हुए कितने भाई? 56%। सबको ऐड करोगे तो कितना? 56% ये है फेल। तो 100% में से 56% फेल है, तो पास कितने हुए होंगे भाई? पास हुए 44%, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना था, सिर्फ इसी तरीके से आप कर सकते हो। सिर्फ आपको समझना क्या है, समझने वाली बात यहाँ ये है कि 34% बच्चे जो मैथ में फेल हुए। ठीक है, तो मैथ में फेल हमें 34 ही रखने हैं, और जो इंग्लिश में हुए हैं वो भी हमें अलग रखना है, लेकिन जो दोनों में फेल हुए, ये जरूरी है कि वो इंग्लिश में भी फेल हुआ होगा, वो मैथ में भी फेल हुआ होगा। ठीक है, तो भैया 32 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई 32 क्वेश्चन में कहते हैं एक व्यक्ति की जो इनकम है वो अपनी इनकम में से 20% अब बड़े बेटे को दे देता है। तो 20% बड़े बेटे को देने का मतलब है कि 5 में से एक बड़े बेटे को दे दिया, तो कितना बचा? 4/5 उसके पास बचा। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ भाई, इनकम x है तो 4/5 अब उसके पास बचा। अब कहता है कि वो बची हुई इनकम में से 30% छोटे बेटे को दे देता है। 30% का मतलब है 3/10, यानी कि 10 में से 3 इनकम छोटे बेटे को दे देता है, तो बची कितनी? बची अब उसके पास 7/10। ठीक है, अब कहता है अब जो बैलेंस उसके पास बच गया, उस बैलेंस में से भी 10% वो क्या करता है? डोनेट कर देता है, यानी कि 1/10। अगर 10 में से 1 डोनेट कर दिया तो बचा कितना? 9/10। ठीक है, अब कहता है लास्ट में कि अब उसके पास जो पैसे बचे हैं वो कितने हैं भाई? 10,080 रुपए बच गए हैं उसके पास। ठीक है, यही पैसे बचे हैं।
तो कहते हैं अब उसकी इनकम क्या थी। तो भाई देखो यहाँ पर कैलकुलेशन ही है, कुछ ज्यादा नहीं है, तो कैलकुलेशन कर लो भाई। 9 से इसको हटाओगे तो एक पर फिर 2 पर फिर 0 पर, ठीक है। तो यहाँ पर 7 से हटाओगे तो 7 से 1 पर फिर 6 पर फिर 0 पर, 4 से हटाओगे तो 4 और 0, उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 20,000। तो x की वैल्यू यानी कि उसकी जो इनकम है उस पर्सन की वो कितनी है भाई 20,000 रुपये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखो भाई यहां पर मैंने जो 20% में से 4/5, 7/10, 9/10 ये कब करना होता है, जब भी इनकम में ये बोला जाए कि मैंने मान लो मेरे पास 100 रुपए, 100 में से मैंने कुछ पैसे जो है किसी डोनेट कर दिए, मान लो 100 में से मैंने 10 रुपए को डोनेट कर दिया। अब जो बचा है उसमें से मैंने 20 रुपए को खाने पर खर्च कर लिया। अब जो बचा है उसमें से मैंने 30 रुपए या 30% मैंने खेलने कूदने या फिर कोई भी सामान खरीदने पर खर्च कर दिया। तो जब मैं ये कहूं, जब क्वेश्चन में ये दिया गया हो कि बचे हुए का यानी कि बैलेंस का या फिर रिमेन का 10% या रिमेन का 20%, जब ऐसी बात हो तभी आप ऐसे करेंगे, ठीक है। अगर रिमेन की बात ही नहीं है तो फिर डायरेक्ट सोल्व हो सकता है। जैसे अब अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो अगले क्वेश्चन में इसी तरीके से 33 क्वेश्चन देखो। देखो भाई 33 क्वेश्चन में कहता है कि राम है, ठीक है, जो कि 40% अपना फूड पर खर्च करता है, ठीक है, और कहता है कि 20% अपने रेंट पर खर्च करता है, तो 20% रेंट पर, ठीक है, और कहता है कि 10% एंटरटेनमेंट पर खर्च कर देता है। भाई 10% किस पर, एंटरटेनमेंट पर, ठीक है। अब कहते हैं 10% फेयर पर खर्च कर देता है, किराया आने जाने का, ठीक है, और कहता है कि अब उसके पास जो बैलेंस बचा है वो कितने रुपए, अभी वो है 1500 रुपए, ठीक है, 1500। अब देखो भाई यहां पर एक भी बार ये नहीं बोला गया है कि बचे हुए में से 20% उसने इस पर खर्च कर दिया या बैलेंस में से इतने प्रतिशत उसने खर्च किया। यहाँ पर डायरेक्ट है कि इनकम थी, उस इनकम में से 40% खाने पर, 20% रेंट पर और 10% एंटरटेनमेंट पर, इस तरीके से। तो ऐसे केस में आप सभी को डायरेक्ट ऐड कर लो तो 80%, यानी कि 80% अब उसका क्या आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया एक तरीके से, यानी कि उसने खर्च किया। तो 80% अगर खर्च किया है तो सेविंग जो है वो कितनी होगी, 20% होगी, और 20% की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 1500 दी गई है। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई 5, यानी कि 100% की जो वैल्यू हो जाएगी ये भी मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 7500 रुपए, ठीक है। तो 7500 हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है, समझ आया होगा। अब 34 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई 34 क्वेश्चन में कहते हैं कि भाई एक जगह पर इलेक्शन हुए, इलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे, उन दोनों कैंडिडेट को जितनी भी वोट मिली, जो भी वोट मिलनी थी उनका 75% उनको वोट मिली, ठीक है, जो भी वोट मिलनी थी उसका 75% उनको, यानी कि 75 जो भी इलेक्शन होने थे वो 100% पर होते, लेकिन जो वोट डली वो सिर्फ 75% डली। अब कहते हैं कि उसमें से 2% जो है वो रिजेक्ट हो गई, ठीक है, 2% रिजेक्ट हो गई। अब आगे कहता है कि जो उसकी वैलिड वोट है, ठीक है, वैलिड वोट का 75% की जो वैल्यू है, यानी कि वैलिड वोट का 75% बराबर दिया गया है 9261 के, ठीक है। तो अब वो कहता है कि कुल वोटर कितने थे, ठीक है, तो वोटर की संख्या में बतानी है। अब सोचो वैलिड वोट है कितनी, तो वैलिड वोट तो वही 75%, ठीक है, 75% पर इलेक्शन हुए,
ठीक है, और 2% उसमें से रिजेक्ट हो गए तो आपके कितने बचे हुए? 98%। यानी कि 75% तो वो हुए जो वोट डले, ठीक है। यानी कि देखो डलने तो 100% थे, लेकिन उसमें से डल पाए सिर्फ 75%। अब उस डले हुए वोटों में से भी 2% को रिजेक्ट कर दिया गया, तो आपके कितने बचे? 98%, ठीक है। अब ये हो गया आपका वैलिड वोट, ठीक है। तो वैलिड वोट को रख दो यहाँ पर, तो 75x बटे कितना भाई 100 मल्टीप्लाई कितना भाई 98%, ठीक है। अब इसका 75% निकालना है, 75% को डायरेक्ट लिख लिया करो 3/4, ठीक है। यहां भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3/4, तो 3/4, ठीक है। अब यहां पर बराबर किसके दिया गया है? 9261 के, ठीक है। कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल करो, भाई 3 से और 3 9, तो 9 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 9 1, ठीक है, 9 दूनी 18 और 8 यहाँ बचेगा 9 में 81, ठीक है। अब यहाँ पर 7 से इसको डिवाइड होगा, तो 7 से यहाँ पर 14 आएगा, यहाँ पर 7 से आएगा 7 1, ठीक है, 3 यहाँ पर 7 चौका 28 और 7 7 49, फिर 7 से डिवाइड होगा तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पर आएगा 21, ठीक है, और ये आएगा यहाँ से 2, तो 2 चौक 8 और 800, यानी कि 21 गुना कितना आ जाएगा? 800, और 21 गुना 800 कितना होता है भाई? 16,800, 800 वोट, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल वोटर, ठीक है, तो 16,800 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है भाई। अब 35 क्वेश्चन देखते हैं भाई। उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। में देखो, 35 में कहता है कि एक गांव की पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें कितनी पॉपुलेशन रहती है भाई? 64,000, ठीक है, और ये हर साल बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं भाई? 2.5% से, ठीक है, 2.5% लगातार बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं, और कितने साल तक बढ़ते हैं? 3 साल। तो कहता है 3 साल के एंड में ये कितने होंगे? ठीक है भाई, 2.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 3 ईयर में यहाँ लिख देता हूँ, 2.5% की फ्रैक्शन होगी 1/40। अब जिसको ये फ्रैक्शन बनानी नहीं आती वो सीख लो, काम आएगी बहुत। परसेंटेज के चैप्टर में फ्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? ये आएगा 5/2, तो जो भी डिनोमिनेटर होता है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ कैंसिल करोगे, यहाँ 20 आएगा, तो ये आएगा 1/40, ठीक है। पहले ऐसे प्रतिशत की वैल्यू को फ्रैक्शन बना लो, पी बाई क्यू की फॉर्म बना लो, और जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको उसमें 100 से मल्टीप्लाई करा दो। अब 100 से मल्टीप्लाई कराने के बाद वो हो जाएगा 1/40, ठीक है। तो 1/40 का मतलब है कि भाई जो भी पॉपुलेशन है वो 40 से कितनी हो रही है? 41 हो रही है, ठीक है, और कितने साल तक होगी? 3 साल तक, यानी कि इनकी क्या कर दो? क्यूब कर दो। जितने भी साल की बात हो कि भाई 3 साल के एंड में कितना होगा, 5 साल के एंड में कितना होगा, उतनी ही पावर कर दो। अब यहाँ से इसकी पावर करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 64,000, ठीक है। तो 64,000 की यूनिट बराबर ही है, तो कोई चेंज तो करना ही नहीं है। हमें बेसिकली अब 41 की क्यूब निकालनी है, तो 41 की क्यूब निकालना बता देता हूँ। कोई भी 2 डिजिट वाला नंबर उसकी क्यूब कैसे निकालेंगे? 3 के में भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पर कैलकुलेशन थोड़ी इतनी हाई हो जाएगी कि आपसे सोल्व नहीं होगा। सोल्व हो भी सकता है लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो पहले 2 की सीख लो। 2 की जैसे भी ये 2 डिजिट वाला नंबर है, जैसे 41 है, तो सबसे पहले भाई 41 में से 1 की क्यूब करो, तो 1 की क्यूब करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। 4 स्टेप में हम लिखते हैं इसको बेसिकली। अब 4 की क्यूब करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है कि पहले वाले नंबर का स्क्वायर कर दो, यानी कि 16 हो जाएगा। 16 एकम 16, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि कितना भाई? 48। अब इसी तरीके से भाई दूसरे वाले का स्क्वायर करो, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। आगे वाले से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 4। अब 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 12। अब इनको ऐड कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
ऐड करना है, जैसे नंबर लिखा हुआ है भाई एक है तो एक, 12 का हम कितने लिखते हैं, 2 लिखते हैं, एक हासिल चला जाता है। और यहाँ पर कितना आ जाता है भाई 49 आएगा, 49 का 9 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा तो ये आ जाएगा 68। तो 68 यानी कि 68921 हो जाएगा आपका आंसर। 68921 हो जाएगा आपका आंसर। इसका बेसिक भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब भी किसी भी नंबर की क्यूब करनी हो, बेसिकली यहाँ पर हम फॉर्मूला ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला ही ड्रॉ किया जाता है हर जगह। बस कुछ जगह क्या करते हैं टीचर्स कि उस फॉर्मूले को थोड़ा और ज्यादा शॉर्ट कर देते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही दिखाते हैं, बाकी की चीजें नहीं लिखाई जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई यहाँ पर कोई भी दो नंबर है, ठीक है, ए बी ले लेता हूँ, ठीक है, ए बी, इसकी मुझे क्यूब करनी है, ठीक है। यहाँ पर ए बी का मतलब ए प्लस बी, ठीक है, ए बी मत समझना, ए बी यानी कि मल्टीप्लाई मत समझना, क्योंकि कोई भी नंबर अगर आप देखोगे तो जैसे मैं 41 लिखूं तो इसका मतलब क्या होता है 40 प्लस 1, यही तो होता है, ठीक है, 40 प्लस 1 यही तो होता है। अगर मैं बोलूं तो 4 प्लस 1 तो आप नहीं लिखते होगे ना, या फिर आप 4 इंटू 1 भी नहीं लिखते होगे। तो इस नंबर का मतलब क्या होता है 40 प्लस 1, ठीक है। तो अब इसलिए ए की क्यूब, ए प्लस बी की होल क्यूब लगाते हैं, लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे तब नहीं लगाना। देखो यहाँ पर जैसे ए की क्यूब करेंगे, फिर पीछे बी की क्यूब करेंगे, यहाँ आएगा 3a स्क्वायर बी प्लस आएगा 3ab स्क्वायर, और यही सेम हम यहाँ पर क्वेश्चन में लगाते हैं। जैसे मैं 21 की क्यूब करना चाहता हूँ, तो 21 की क्यूब में देखो पहले पीछे 1 की क्यूब 1, आगे 2 की क्यूब यानी कि 2, फिर 3a स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर यानी कि 4 और 4 के 12, ठीक है। अब यहाँ पर a का स्क्वायर 1, 1 दूनी 2 और ये आ जाएगा 6। अब लिखेंगे कैसे भाई, 1 का 1, 6 का 6 ऐसे 30, 12 में से कितना लिखते हैं 2 लिखते हैं, और ये 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 9261 हो जाएगा भाई आपकी क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर की क्यूब कर सकते हो, ठीक है। तो इस 36 क्वेश्चन आप देखना, देखो भाई 36 क्वेश्चन में भाई आपको एक मिक्सचर दिया गया है जिसमें मिल्क और वाटर है, और टोटल क्वांटिटी कितनी है भाई 40 लीटर है। कहते हैं इसमें 10 लीटर क्या है पानी है, तो बचा हुआ 9 क्या हो जाएगा मिल्क हो जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं इसमें कितना पानी और ऐड करूं ताकि ये 20% हो जाए, 20 यानी कि ये 4 1 हो जाए, ये 4 हो जाए। देखो कैसे भाई 10% है तो 1/10, 20% है तो 1/20, 1/5, ठीक है। यानी कि भाई 10% में अगर 10% पानी है यानी कि 1 अगर पानी है तो बचा हुआ 9, भाई टोटल तो 10 है ना मिक्सर, तो बचा हुआ जो 9 होगा वो दूध होगा। अब इसी तरीके से 20% में अगर 1 पानी है तो बचा हुआ 4 क्या होगा दूध होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मिलाने की क्या बात हुई है, पानी मिलाने की बात हुई है, तो बेसिकली मिल्क तो सेम रहेगा, मिल्क सेम रहेगा तो ये 4 से मल्टीप्लाई, ये 9 से मल्टीप्लाई, ये 9 से तो यहाँ 9 यहाँ 4, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये 36 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और दोनों का सम कितना होता है 40, और 40 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 40 लीटर के बराबर। तो 1 यूनिट 1 लीटर, तो कितना ऐड हुआ है 5 प्लस 5 यूनिट ऐड हुआ है, तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 5 लीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब 37 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई 37 क्वेश्चन में कहते हैं भाई एक पंखे के कारीगर की जो वेतन है यानी कि उसकी जो आय है वो 2 से ही 2/3 बढ़ जाती है, प्रतिशत बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, इसकी फ्रैक्शन होगी 2/75, ठीक है। अब फ्रैक्शन बनाने मैंने सिखाई दी थी, कोई भी प्रतिशत की वैल्यू को फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर लिखोगे
8 बटा कितना 3, और 3 को किससे मल्टीप्लाई 100 से, यहाँ से 4 से 2, 4 से 25, तो याद आएगा 2 बटा 75। ठीक है, कोई भी प्रतिशत की वैल्यू को अगर फ्रैक्शन बनाना है तो इस तरीके से। अब देखो भाई क्या कह रहा है कि वेतन में बढ़त हुई है, यानी कि 75 से कितना हो गया 77। अब ये जो बढ़त हुई है 2 यूनिट हुई है, ठीक है, इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 72 है, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 36 आएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले उसका वेतन कितना था, तो 35 इंटू कितना 36, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2700 आंसर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने का भी तरीका बता देता हूं। देखो भाई मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर 36 है, मल्टीप्लाई 75 है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करें भाई, किसको मल्टीप्लाई यानी कि किस तरीके से करना आसान है, जहां से जीरो आसानी से बन सके। मैं इसको 70 प्लस 5 कर लेता हूं। ठीक है, अब 7 से इसको मल्टीप्लाई करो, 7 से 42 2 4, 7 या 21 और 4 25, ठीक है, 0 ऐसे। अब 36 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 180 आएगा, 36 5 180 होता है, ये बहुत जगह काम आता है। ठीक है, 36 5 से कितना 180, बहुत जगह काम आता है, जहां भी आप ज्योमेट्री करते हो वहां तो बहुत जगह काम आता है। ठीक है, तो इसको याद रखा करो। तो ये 0 ये 0 ये 7 ये 2, तो इस तरीके से आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। टूटने के बाद क्या होती है कि छोटी छोटी टेबल पढ़नी होती है। ठीक है, तो छोटी छोटी टेबल को हम फास्टली पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 37 और 38 क्वेश्चन आप देख लेते हैं। देखो भाई 38 क्वेश्चन में कहता है 16 लोगों की 16 लोगों की जो एवरेज इनकम है वो कितनी है 800। ठीक है, ये एवरेज इनकम, सॉरी टोटल इनकम है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे भाई, एवरेज निकालेंगे 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 50 और 50, सॉरी 50 और 50 यही आएगा। ठीक है, ठीक है, अब कहता है कि एवरेज इनकम का 120% है। ठीक है, तो 120% यानी कि इस इनकम का 120% यानी कि भाई 6/5। ठीक है, 20% 120% क्या होता है 120/100। ठीक है, 120/100 यानी कि भाई 20/100 और 20 सिक्का 120, तो 6/5 है। सिर्फ कैलकुलेशन करना, कुछ नहीं करना। ये 5 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 1010 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0606 आ जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब आगे देख लेते हैं भाई 39 क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है भाई 39। देखो भाई कहते हैं मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के इतने प्रतिशत चढ़ पाती है, यानी कि 62 सही 1/2%। अब इसकी अगर फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना आएगा भाई, मल्टीप्लाई कर लो, 32 ये हो जाएगा तो 4 2 12 यानी कि 125 बटा कितना 200। ठीक है, यानी कि 5/8। ठीक है, 1/8 से भी देख सकते थे, 1/8 होती है 12.5। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 यानी कि 12 5 60, तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पर कहता है कि यानी कि 5 में से 8 चढ़ पाती है, फिर 5 में से सॉरी 8 में से 5 फीट ही चढ़ पाती है, फीट मान लेते हैं। ठीक है, 8 फीट में से 5 फीट चढ़ पाती है, 3 फीट बच जाता है। और कहता है कि अगले ही घंटे में शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ पाती है। ठीक है, यानी कि शेष ऊंचाई
अब देखो भाई 8 में से 5 तो पहले ही चढ़ गई पहले घंटे में। अब दूसरे घंटे में क्या है, शेष ऊंचाई कितनी बची ये, और 12.5% कितना होता है 1/8 होता है। तो इसका 8/5 यानी कि 1/8 ही चढ़ पाती है। तो 1/8 कितना हो जाएगा भाई 3/8 का। पॉइंट में बनाएंगे तो भाई देखो पॉइंट 0 रहेगा, 8 या 24 रहेगा, ठीक है, फिर 6 बचेगा, 8 7 56 बचेगा और 8 5 40, यानी कि 3 यानी कि 0.375, ठीक है। तो इतना चढ़ पाती है। कहते हैं यदि इसकी ऊंचाई यानी कि पोल की जो हाइट है वो 192 मीटर है, भाई यहाँ पर देखो 5 पूरे चढ़ जाती है, ये 5 फीट मान लो या 5 मीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, 5 फीट मान लो, ठीक है, यहाँ भी 8 फीट मान लो, और ये 0.375 फीट में बोल दो, ठीक है, पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई कितनी है, यानी कि अगर टोटल उसकी कितनी है भाई 192 है, ठीक है, 192 क्या दे रखे मीटर दिया है, मीटर दिया, अगर मीटर दिया तो इन सभी को मीटर में मान लो, ठीक है, इसको भी मीटर में ही मानो, इसको भी मीटर मानो। तो कहते हैं दूसरे घंटे में अगर टोटल उसकी हाइट इतनी है यानी कि इतने मीटर है, तो ये मीटर जो हाइट होगी वो कितने की हो जाएगी 8 अपॉन में रखेंगे क्योंकि टोटल हमने इतनी मानी थी, ठीक है। तो इसकी हाइट पूछी है तो मल्टीप्लाई कितना करेंगे 0.375, बस भाई और कुछ है ही नहीं इसमें। तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, तो 24 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आंसर लिख लेना, या मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई कर ही दे, फिर पॉइंट हटाओ, यहाँ पर कितना लिखो 1000, ठीक है, 1000 अगर लिखोगे तो यहाँ से पहले कैंसिल कर दो, 25 चौक 100 और कैंसिल, और ये हो जाएगा 25 से कम 25, ठीक है, और यहाँ से आएगा 2 1 तो 25 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 से 10 और 4 से 6, ठीक है, और 5 से 3 और 5 से 2 और 2 से 3, तो हो जाएगा टोटल 9 मीटर, 9 मीटर आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 9 मीटर हो जाएगा भाई आपका आंसर। अब 40 क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखो भाई 40 क्वेश्चन में कहते भाई ए का 30%, ठीक है, ए का 30% बराबर है बी का 0.25%, बी का 0.25%, ठीक है, और सी का 0.25 को आप 1/4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और बराबर है सी का कितना 1/5, 1/5। और अब आपको ए बी सी का रेशो बताना है, इसलिए बताएं या फिर कर लोगे, बताना चाहिए, सॉरी यहाँ पर प्रतिशत नहीं है, ये सिर्फ 0.25 है, पॉइंट हटाओ, अपॉन में 0 लगाओ, यहां से ये हटा दो, 0 0 लगा लो, ये 1/5 अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है, इसे 1/4 कर लो, ये 3/10 हो जाएगा, ठीक है। अब एक ऐसा नंबर ले लो जो इनके बेस खत्म कर दे, ठीक है, अगर बेस खत्म करना है तो 520 ले लो और 20 से इनकी मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ से इसको हटाओगे तो ये 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई होते ही एक यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। देखो अभी सोल्व नहीं होगा, यानी कि यहाँ में लिख देता हूँ मैं 6a बराबर 20 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 5b, ठीक है, बराबर यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई तो 4c, ठीक है। अब देखो अब एक ऐसा नंबर लो जो इन सबको डिवाइड करे, तो नंबर ले लो जैसे 5 और 20 और 20 दिया 60, ठीक है।
अगर 60 लोगे तो 60 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12, सॉरी 10, इससे करोगे तो कितना आएगा 12, तो इससे करोगे तो कितना आएगा 15। तो ये हो जाएगा आपका रेशियो, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 10 12 15 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, पहले फ्रैक्शन थी ना, तो पहले फ्रैक्शन से पहले हम ऐसा नंबर बना लेंगे जो कैलकुलेट हो। तो कैलकुलेट करने के लिए एक ऐसे नंबर की जरूरत है। अब इनके लिए कोई एक ऐसा नंबर चाहिए या फिर इनका एलसीएम बोल लो। ठीक है, एलसीएम बोलने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ही होता है वो नंबर। ठीक है भाई, तो इतना मुश्किल ये क्वेश्चन था ही नहीं, रेशियो की तरह बनाना था इसको। देखो भाई 41 क्वेश्चन में 41 क्वेश्चन में कहता है कि एक संख्या में से 25% को घटा दिया जाता है, तो उसकी संख्या जो बचती है, देखो 25% को घटाया तो बची कितनी 75%, और इसकी वैल्यू कितनी है भाई 225। अब 25% की इतनी है तो 100% की निकालने के लिए क्या करोगे, पहले इसको 3 से डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 25%, और 3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 75, और इसको 100 बनाने के लिए क्या करोगे 4 से गुना, तो इसको भी 4 से गुना, तो यह आ जाएगा 600, और ये हो जाएगा 100% की वैल्यू। ठीक है, 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 600 हो जाएगी। अब कहता है कि इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह संख्या 375 बन जाए, यानी कि इसको 375 बनाना चाहते हैं हम, 375, तो कितने की वृद्धि होगी भाई 150 की वृद्धि होगी। अब ये 150 600 का कितने प्रतिशत है भाई 25%। अगर निकालना चाहते हो तो ऐसे भाई 150 600 का कितना प्रतिशत है गुना 100, तो इससे इसको कट करोगे तो यहां आ जाएगा। ठीक है, 15 24 60, ऐसे भी सीधा सीधा कैंसिल हो रहा था 1/4, तो ये आ जाएगा 25%। ठीक है, तो 25% हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, अब भाई 42 क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है यहाँ पर एक मजदूर है, उम्मीद करता हूं भाई आपको ये सॉल्यूशन जो है वो समझ आ रहे होंगे। ठीक है भाई, 42 क्वेश्चन में कहता है एक मजदूर की मजदूरी में 20% कटौती कर ली गई, यानी कि पहले क्या था भाई 20% की कटौती, यानी कि 80% बच गई। भाई 20% की कटौती का है क्या मतलब, भाई 5 जो थी वो अब कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है, 20% उसका हटा दिया। अब कहता है कि उसे पहले की बराबर मजदूरी मिले, उसके लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाने की यानी कि वृद्धि करने की आवश्यकता है। तो यानी कि अब 4 मिल रहे तो 4 को बढ़ाना होगा, कितना 1 बढ़ाना होगा किस पर 4 पर, तो 1/4 कितना होता है 25% होता है। ठीक है, तो 25% की क्या करनी होगी उसे वृद्धि करनी होगी। ठीक है, अब 43 क्वेश्चन में क्या है देखो भाई, देखो भाई 43 क्वेश्चन में कहता है एक कंपनी है, उसमें मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है। 25% का मतलब भाई 4 से बढ़ाकर 5 कर दी जाती है। अब कहता है प्रति व्यक्ति जो मजदूरी है वो 25% कम कर दी जाती है, यानी कि 4 से कितनी कर दी भाई 3 कर दी। ठीक है, अब कहता है परिणामतः मजदूरी में x% की गिरावट आ गई, तो मजदूरी क्या होगी उसकी x% की गिरावट आ गई। अब जो गिरावट आई है उसका हमें मान बताना है। तो भाई देखो पहले मजदूरी कितनी थी भाई यहाँ पर, यानी कि 16, कितनी घट गई यानी कि 15 हो गई, तो कितनी कम हो गई, कम हो गई 1 कम हो गई, कितने पर 16 पर, तो मल्टीप्लाई कितने से भाई 100 से। वैसे भी 1/16 कितने होता है भाई 25/4% होता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब 44 क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखो 44 क्वेश्चन में कहता है कि एक वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है भाई, 8% की वृद्धि 44। ठीक है, 8% की वृद्धि का मतलब क्या है,
कि 100 से भाई जो पहले आर थी, आर प्रतिशत का मतलब क्या है कि 100 में आर प्लस कर दिया, ठीक है। अब कहता है कि बाद में नए मूल्य में आर प्रतिशत की कमी कर दी, यानी कि अब इसमें आर प्रतिशत की क्या कर दी भाई, 100 माइनस आर हो गया, ठीक है। आर माइनस 100 लिख लो, 100 माइनस आर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यदि अब वस्तु का मूल्य 1 ही रुपए है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था। देखो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि स्टेटमेंट पढ़ने पर ही होगा, और आपको पता है कि इसके अंदर नंबर तो है नहीं, तो हमें एग्जैक्ट क्या करना है, हमें उस पॉइंट तक पहुंचना है जिस पॉइंट पर ये कह रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, देखो भाई कहता है इस वस्तु के मूल्य में, यानी कि प्राइस जो है, प्राइस जो है प्राइस के अंदर आर प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब आर प्रतिशत क्या होता है, आर बटे 100 होता है, ठीक है। यानी कि आर के अंदर 100 की वृद्धि हो गई है, तो आर से 100 बढ़ गया, ठीक है, आर प्लस 100 हो गया, ठीक है। और कहता है उसमें नए मूल्य में, जो ये नया मूल्य हो गया है, इसमें आर प्रतिशत की कमी कर दी गई है, यानी कि ये जो मूल्य है इसमें आर प्रतिशत की ही क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो ये जो मूल्य क्या कर दिया गया भाई, इसमें आर प्रतिशत की, यानी कि ये 100 से क्या कर दिया गया है, माइनस आर कर दिया गया, ठीक है। तो एक बार प्लस आर हो गया, एक बार माइनस आर हो गया। अगर आप इसे देखोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 100 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 10,000 हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब कहता है कि यदि वस्तु का जो मूल्य है वो 1 है, कहता है अगर, कहता है यदि अब यानी कि वस्तु का जो मूल्य आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो शुरुआत में, यानी कि शुरू कहां से हुआ था, यहां से हुआ था, तो शुरुआत में इसका जो प्राइस था वो क्या था, तो शुरुआत में जो प्राइस चलेगा वो कितना चलेगा भाई, देखो 10,000, ठीक है, बटे में कितना 10,000, माइनस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका पहले वाला प्राइस, ठीक है। 1 को हटा दो यहां से, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका पहले वाला प्राइस हो जाएगा, ठीक है, जो फर्स्ट वो ले रहा था, सॉरी आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पहले वाला प्राइस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जनरली आते नहीं है एग्जाम में, लेकिन ये आया हुआ है सीजीएल टायर 1 में। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये स्टेटमेंट आप तभी कैच कर पाएंगे जब आप स्टेटमेंट पर कंप्लीट, यानी कि इसी क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ पाएंगे। मैं जानता हूं कि कुछ बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आती, कि जो, क्योंकि देखो वैल्यू हो तो वैल्यू को तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट बेस्ड हो उसको कैसे करें, तो उसको आप तभी कैच कर पाएंगे जब आप पहले इस 2-3 बार इस क्वेश्चन को देख पढ़ो और उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखो, ठीक है। अब भाई 45 क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज की सीरीज का, तो भाई इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहते हैं इस क्वेश्चन में 2 विद्यार्थी जो हैं एक परीक्षा में शामिल हुए और एक छात्र को दूसरे से 9 अंक ज्यादा मिले, ठीक है। कहता है एक छात्र को, यानी कि एक छात्र को अगर x मिले तो एक छात्र को x प्लस 9 मिले, ठीक है। कहता है और उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% है, ठीक है भाई। कहता है कि अगर उसमें देखो भाई, कहता है कि एक के जो अंक है यानी कि नंबर है वो x है, तो दूसरे के x प्लस 9 है, लेकिन ये कहता है कि ये जो नंबर है ये दोनों के अंकों का योग, यानी कि दोनों के अंकों का योग कितना होता है भाई, 2x प्लस 9। कहता है इसका 56% है, यानी कि 56 बटे कितना है 100, ठीक है। यानी कि ये जो अंक है यानी कि x प्लस जो 9 है, ये 2x प्लस 9 का 56/100, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, कुछ नहीं है इसमें, कैंसिल करना है तो कर दो, कर दो।
4 से 25 आ जाएगा, 4 से 14 आ जाएगा। यहाँ पर 25 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25x आ जाएगा, प्लस में 25 ना 225 हो जाएगा, ठीक है। 28x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 49 हो जाएगा, यानी कि 126 हो जाएगा, ठीक है। 28 को यानी कि 25 को उधर ले जाओ तो 3x बराबर हो जाएगा कितना, इसमें से माइनस होगा तो 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पर 11 में से 2 गया 9, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 33। तो x की वैल्यू अगर 33 है तो उसमें 9 प्लस करेंगे तो दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 आ जाएगी। तो 42 और 33 हो जाएंगे आपके अंक, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है भाई। तो देखो बेसिकली आपको स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए कि भाई जो भी ज्यादा अंक है, यानी कि उसके जो अंक है x+9 जो अंक है वो दोनों के योग से योग का 56% है, तो 56% के बराबर रख दो, तो बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो और x+9 कर दो, तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर। और भाई आज की जो वीडियो है वो मैं यहीं पर रखता हूँ 20 क्वेश्चन पर, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन भाई सारे के सारे वही क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए थे, ठीक है। कहीं ना कहीं सीपीओ, सीजीएल या फिर सीएचएसएल वगैरह में आए हुए। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, और अगर समझ थोड़ी भी ऐसा लगा है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसको जरूर शेयर करें।